गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दो चरीय समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न। दो चरीय समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न को हम गणितीय विधि से किस तरह से हल करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे समस्या हमारे सामने आते हैं तो इसको हल करने की क्या तरीका है। तो आप सबसे पहले जब दो चरीय समीकरण देना, तो यहाँ पर दो चरीय का मतलब होता है, यहाँ बोलता है दो चर। तो दो चर बोलता है ना, तो दो चरीय समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न में हम आपको चरण बता रहे हैं 1 2 3। उस चरण पर आप ध्यान दीजिएगा। चरण नंबर 1 में हम आपको बता रहे हैं अज्ञात चर। सबसे पहले बोलता है अज्ञात राशि जो है, अज्ञात राशियों का, जरा ध्यान दीजिएगा, अज्ञात राशियों का अज्ञात चर। अब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हम चरण नंबर 1 में बोले कि राशि जो है वो अज्ञात है, जिसको हम ज्ञात नहीं किए हैं, तो बोलते हैं कि अज्ञात राशियों का। तो जो राशि हमारा अज्ञात है उस राशियों का अज्ञात चर। अब यहाँ पर जैसा राशि बोले उस तरह से हम चर मानेंगे। तो बोलता है कि अज्ञात राशियों का अज्ञात चर। अब आपका अज्ञात राशियों पर अज्ञात चर जो बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अज्ञात राशियों का अज्ञात चर। अब आप अज्ञात राशि को अज्ञात चर मानिए, तो एक को मानो x और दूसरे को मानो y। एक को मानिए x और दूसरे को मानिए y। तो यहाँ पर बोलता है क्या है कि अज्ञात राशियों का अज्ञात चर x और y। जो हमारा अज्ञात राशि है उसको हमने अज्ञात चर मान लिया x और y के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। अब हमें बोलता यह है कि जो अज्ञात राशियों हैं उस अज्ञात राशि के उस चर को हमने किस में मान लिया, x और y के रूप में मान लिया। अब चरण नंबर 2 में चलते हैं। देखिएगा चरण नंबर 2 क्या बोलता है। चरण नंबर 2 ये बोलता है, अब चरण 2 में क्या बोलता है, चरण 2 में ये बोलता है कि प्रश्न के कथन। अब बोलता क्या है कि प्रश्न के कथन। अब ये बोलता क्या है कि प्रश्न के जो कथन है, जो प्रश्न बोलता है उस प्रश्न के कथन के अनुसार बोलता है कि प्रश्न के कथन के राशियां, यहाँ राशियों मान लीजिए, राशियों को दो समीकरण के रूप में, दो समीकरण के रूप में व्यक्त करें। अब हम चलते हैं चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 क्या बोलता है। अब चरण नंबर 3 क्या बोलता है, चरण नंबर 3 बोलता है कि किसी भी विधि से। अब बोलता है क्या है चरण नंबर 3 कि किसी भी विधि से, किसी भी विधि से। अब चाहे आपका वो विधि प्रतिस्थापन हो या आपका वो विधि लुप्तीकरण हो या विलोपन हो, किसी भी विधि से प्रतिस्थापन विलोपन, यहाँ हम कर देते हैं इत्यादि। तो किसी भी विधि से प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। हम आपको बताए दो चरीय समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न। जब भी आपको दो चरीय प्रश्न पर व्यवहारिक प्रश्न मिले तो आप ये 3 चरण को आप फॉलो कीजिए। पहला चरण फॉलो कीजिए कि अज्ञात राशियों का अज्ञात चर। जो अज्ञात राशि देगा उसको अज्ञात चर मानिए। और आपको चर के बारे में हम बताएं कि चर किसे कहते हैं, तो A to Z। आपको सबसे आसान भाषा है A to Z, यानी ABCD में जो A to Z यानी जो 26 लेटर है ए से लेकर के जेड तक, उसमें कोई दो को मान लीजिए। तो अज्ञात चर हमने मान लिया x और y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब दो अज्ञात राशि देगा तो उसको दो अज्ञात चर में व्यक्त कर दीजिएगा। मान लीजिएगा कि पहले को मानिएगा x और दूसरे को मानिएगा y। उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रश्न जो बोलेगा उस प्रश्न के कथन के अनुसार जो राशि देगा, जो प्रश्न बोलता है उस कथन के अनुसार जो भी राशि देगा ना उससे दो समीकरण तैयार कीजिएगा। दो समीकरणों यहाँ पर लिख दो, समीकरण है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। दो समीकरणों के रूप में क्या करें,
व्यक्त करें। और तीसरा चरण क्या कीजिएगा कि किसी भी विधि से, तो आपको पता है ना कि जब दो चरिये समीकरण जब पढ़िएगा तो उसमें प्रश्न को हल करने की विधियां 5 होती है। जो पांचों विधि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर हम आपको बताए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और यहाँ लिखिए आदि। यानी कहने का मतलब है कि 3 और विधि है, उस पर आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिएगा हम आपको बताए दो चरिये समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न। अब हम आपको इस पर बताने जा रहे हैं कि अंकों पर आधारित प्रश्न वो कैसे बनाओगे। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको स्टार मार्क करके बता रहे हैं अंकों पर, जरा ध्यान दीजिएगा। अंकों पर आधारित प्रश्न ये क्या बोलता है, अंकों पर आधारित प्रश्न। अब यदि अंकों पर आधारित प्रश्न दे तो आप उसको कैसे हल कीजिएगा, कोई भी अंक दे तो अंकों पर आधारित प्रश्न देना। तो आप सबसे पहले हम एक नंबर बता रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 अंकों की संख्या है, बोलता है क्वेश्चन की 2 अंकों की संख्या का योग अब कितना है, मान लेते हैं 10 बोलता है कि अब ये बोलता है क्वेश्चन की 2 अंकों की संख्या का योग 10 है, तो बोलता है कि संख्या को पलटने पर, उलटने पर, इतना से गुना करने पर, बहुत सारे प्रश्न बोलते हैं। तो अब वैसे प्रश्न यदि आपको बोले ना, तो वैसे प्रश्न बोलते सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इकाई अंक को वाई मानिएगा। इकाई अंक को क्या मानिएगा, वाई। आप सबसे पहले इकाई अंक को वाई माने, ठीक है ना। अब तथा अब जब इकाई अंक को आप वाई मान लिए तो वहां आएगा दहाई, तथा अब आप दहाई अंक को एक्स मान लीजिए। दहाई अंक को क्या मानिएगा, एक्स माने। अब देखिएगा कहने का मतलब है कि अंकों पर जब आधारित प्रश्न बोले तो 2 अंक वाली बोलेगी, तो अब जब 2 अंक वाली बोलेगी तो संख्या को पलटने पर बोलेगा, तो उसका बोलेगा मूल संख्या ज्ञात करें। तो जब मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इकाई अंक को तो आपने पहले क्या माना, वाई, तथा दहाई अंक को क्या माना आपने, एक्स। अब इसका मूल संख्या क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब है इसलिए हम यदि इसका मूल संख्या ज्ञात करते हैं तो देख बाबू इसका मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या ये होगा कि इकाई तो वाई बोलता है, दहाई एक्स बोलता है, तो दहाई हम कितना को बोलते हैं, दहाई 10 को ना बोलते हैं। तो ये होंगे दहाई यानी 10 एक्स प्लस वाई, यही हमारा मूल संख्या होगा। और जब ये हमारा मूल संख्या होगा तो बोलता क्या है, अब कभी कभी प्रश्न बोलता है कि अंकों को पलटने पर, तो जब प्रश्न बोलता है ना तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। अब जब अंकों को पलटने पर, तो अंक को पलटने पर, तो अंक को पलटिए तो क्या होगा, तो जैसे ही आप अंक को पलटिएगा तो इकाई दहाई के रूप में चला जाएगा और दहाई इकाई के रूप में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अपना अपना जगह जो है ये एक्स चला गया वाई के जगह पर और वाई चला आया एक्स के जगह पर, ये हमारा हो गया अंकों को पलटने पर। ये मेरा क्या हो गया, अंकों को पलटने पर। अब इसमें क्या बोलता है, अब बोलता है जब अंकों को पलटते हैं तो इसमें 2 अंक बोलता है। अब बोलता है कि 2 अंकों का योग, तो जैसे ही 2 अंकों का योग दे तो एक अंक को तो हमने y माना है, दूसरे अंक को क्या माना है, x माना है, तो x प्लस y बराबर जितना दे समीकरण में उतना मान लीजिएगा और उसको बनाइएगा समीकरण नंबर कितना, 1। और उसके बाद आप चलिएगा मूल संख्या से, तो बोलता है कि मूल संख्या का दोगुना पलटने पर, बोलता है कि पलटने पर दुगुना हो। तो ऐसे प्रश्न बोले ना तो बोलता है कभी कभी, हम आपको बता रहे हैं बीटीबीसी में, एक मिनट, ऐसे बोले तो देखिएगा आप क्या कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं जैसे कि प्रश्न क्या बोलता है, जैसे बोलता है एक्सरसाइज नंबर 3.4 में, अब 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब बोलता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताता हूँ। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों में हम इकाई को क्या माने हैं, वाई, दहाई को क्या माने हैं, एक्स। अब अंकों का योग ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे हैं आपको, आप प्रयास कीजिएगा। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो एगो को x माने हो और एगो को क्या माने हो, y माने हो, तो बराबर दोनों का अंकों का योग कितना बोलता है, अंकों का योग 9 बोलता है। तो x प्लस वाई बराबर हमने 9 कर दिया, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। फिर आगे क्या बोलता है, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, जो मेरा मूल संख्या है,
बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, फिर बोलता है क्या, इस संख्या के 9 गुना। अब बोलता है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। तो इस संख्या के 9 गुना, तो पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो मेरा मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। अब इसको बोलता है पलटने पर, आइए इसको पलट देते हैं, तो 10y प्लस x। अब बोलता है इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 से गुना कर दो, और इस संख्या का 2 गुना, इसमें 2 से गुना करो। आपको यहाँ से मिलेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और आपको जो विधि समझ में आए, जैसे बोलता क्या है, देखिए पहले तो हमने बोल दिया कि अज्ञात राशियों का अज्ञात चर। तो अज्ञात राशियों का अज्ञात चर हम आपको बताएं, एगो को x और दूसरे को y, दोनों का योग बोलता था, योग 9 कर दिए। अब बोलता क्या है कि प्रश्न के कथन के अनुसार राशियों को 2 समीकरणों के रूप में व्यक्त करो, तो पहला समीकरण नहीं हो गया, और कथन के राशि के अनुसार तो दूसरा समीकरण, इसको हल करेंगे, दूसरा समीकरण ये हमारा हो गया। अब 3 नंबर चरण में हम क्या लिखे हैं कि किसी भी विधि से, अब आपके ऊपर है कि किसी भी विधि से, मर्जी करे तो प्रतिस्थापन विधि, मर्जी करे तो विलोपन विधि, यानी जो विधि आपको आसान लगे, ये दोनों विधि को हल कर सकते हो। या बीजगणित विधि हो, या आपको अनुपात निर्णय विधि, यानी 5 जो विधियां होती है, इसमें से जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि पर आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया, यहां तक आप समझ गए, इसको हम क्लियर करते हैं। ये आपने पढ़ा अंकों पर आधारित प्रश्न। अभी इसमें और है, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब कभी क्वेश्चन बोलता क्या है, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है यदि अंश और हर के बारे में, भिन्न के बारे में बोले, तो जब भिन्न के बारे में प्रश्न बोले तो पता है क्या कीजिएगा, जब भी भिन्न दे, जरा ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न दे तो, जब भिन्न दे तो। अब जब आपको प्रश्न में बोले कि भिन्न, कभी कभी प्रश्न में क्या बोलता है कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो, तो मूल क्या बोलते हैं कि वह संख्या इतना हो जाती है। तो जब भी भिन्न देना, तो आप क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, जब भी भिन्न दे तो आप एक काम कीजिएगा, अंश को x मानिएगा, अंश को क्या मानिएगा, अंश को x माने, तथा ध्यान दीजिएगा, जब अंश को x मानिएगा तो हमने चला तथा, अब इसमें 2 होता है, एक अंश होता है, दूसरा हर होता है, तथा हर को y माने। अब हमारे कहने का मतलब है कि जब प्रश्न हमारा भिन्न दे तो अब क्या कीजिएगा कि अंश को x मानिएगा तथा हर को क्या मानिएगा, y मानिएगा। तो वह भिन्न क्या होगा, तो देखो बाबू, अब भिन्न क्या होगा, तो भिन्न जो होगा ये हमारा होगा x बटा y, यही हमारा वह संख्या होगा जो भिन्न होगा, x बटे y के रूप में हम आसानी से हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि भिन्न जो बोलता है x बटा y, आप लोग परिमेय संख्या का नाम सुने हो, परिमेय संख्या बोलता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। ये परिमेय संख्या से कोई कम नहीं है, ये x बटा y जो है ये p बटा q के रूप में है। लेकिन अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, जब हमने अंश को x माना, आपको पता है ना कि ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो जब हमने इसको भिन्न को अंश बटा हर माना, यानी x बटा y माना, यहाँ चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, भिन्न बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंश बटा हर। अब जब अंश बटा हर माने तो देख बाबू, इसको आप एक लाइन और बढ़ा दो, अंश को क्या माने हो x और हर को क्या माने हो y। अब आपको इस पर प्रश्न कभी बोलता क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे, आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। तो आपने तो अंश को क्या माना है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने अंश को माने हैं x तथा हम हर को क्या माने हैं, ऐसे प्रश्न दे तो अंश को x मानिएगा और हर को क्या मानिएगा, y। अब जब अंश को x माने, हर को y माने, तो हमारा प्रश्न क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है यदि किसी भिन्न के अंश में, तो जरा ध्यान दीजिए, बोलता है यदि किसी भिन्न के अंश में, तो बाबू हमने वो भिन्न क्या माना है, अंश बटा हर, यानी x बटे y। तो यदि किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न हमारा यही ना है, x बटे y। अब यदि किसी भिन्न के अंश में, बोलता अंश में 1 जोड़ दो, लो मैंने अंश में 1 जोड़ दिया, बोलता हर में भी 1 जोड़ दो, लो मैंने 1 जोड़ दिया, बोलता है 1 बटा 2 हो जाती है, क्या बोलता है 1 बटा 2। अब इसका आप बाई क्रॉस गुना कर दो, आप जैसे ही बाई क्रॉस गुना करोगे, यहां से आपको मिलेंगे समीकरण नंबर कितना, 1। फिर बोलता है यदि, अब बोलता है क्या, कभी कभी प्रश्न बोलता है कि नहीं, इसी क्वेश्चन में बोलता है
कि यदि किसी भिन्न के हर में 2 घटा दे तो भिन्न तो हमारा यही ना होगा x बटे वाई, लेकिन बोलता है इसमें 2 घटा दे। तो लो हमने 2 घटा दिया, अब बोलता है यह 1 हो जाती है, कोई बात नहीं है, बटा में 1 कर दो, इसका भी यहाँ क्या कर दो, बाई क्रॉस कर दो। जैसे ही बाई क्रॉस करोगे यहाँ से हमारा समीकरण नंबर कितना निकलेगा, यहाँ निकला समीकरण नंबर 1, यहाँ निकला समीकरण नंबर 2, और हमने यहाँ चरण नंबर 3 लिखा है कि किसी भी विधि से, चाहे आपको इच्छा करे प्रतिस्थापन विधि, इच्छा करे विलोपन विधि, जो विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से इसको हल कर सकते हो। या कभी बोलता है कि अंश में नहीं जोड़ो, हर में ही जोड़ दो, कभी बोलता है कि नहीं आप अंश में जोड़ दो, हर में छोड़ दो, जो बोले आप बराबर में करके आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोलता क्या है कि ज्यामितीय पर आधारित प्रश्न। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ज्यामितीय पर आधारित प्रश्न। ये आपको ज्यामिति पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा, ज्यामिति पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। आपको यदि प्रश्न बोल दे कि ज्यामिति पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करोगे, तो ज्यामिति पर आधारित प्रश्न को हल करने को बोलेगा तो आप देखिएगा आपको अधिकतर मिलेंगे त्रिभुज, चक्रीय चतुर्भुज या चतुर्भुज मिलेंगे, या संपूरक कोण मिलेंगे, समूह कोण मिलेंगे। तो इसके बारे में बोलेगा तो हम आपको 1 नंबर में बता रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के आपको याद रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट नीचे करते हैं। 1 नंबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। इसके बारे में आप जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपका ये एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब जब त्रिभुज की चर्चा करें तो त्रिभुज, त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब होता है भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब रही बात त्रिभुज के बारे में, तो हम एक बार आपको त्रिभुज का फिगर बता देते हैं। जरा देखिएगा, ये मान लेते हैं हम सपोज त्रिभुज बना दिए, तो इस त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी है, ये देखिएगा। तो इस त्रिभुज में पहला कोण हमने मान लिया ए, बी और इसको मान लिया सी। तो देखिए शीर्ष की संख्या 3 है। एक त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 3। आपको शीर्ष का नाम भी दे दिया गया है ए बी सी। अब जब शीर्ष में 3, इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गया, तो अब देखो कि इस त्रिभुज में कोण कितने बनते हैं। तो याद रखिएगा एक त्रिभुज में 3 शीर्ष के साथ साथ 3 कोण बनते हैं। पहला बनेगा कोण ए, दूसरा बनेगा कोण बी और तीसरा बनेगा कोण सी। तो आप 2 चीज याद कर लीजिए कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष के साथ साथ 3 कोण होते हैं। अब जब 3 कोण के साथ साथ याद रखिएगा, अब इस त्रिभुज में 3 भुजा भी होती है। तो पहला भुजा क्या है, पहला भुजा है ए से बी, यहाँ देखिएगा पहला भुजा क्या है, ए से बी, यहाँ पहला भुजा। दूसरा भुजा क्या है, बी से सी। तीसरा भुजा क्या है, ए से सी। यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजा एक त्रिभुज में होती है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। आप ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर में। अब 2 नंबर में हम चलते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो त्रिभुज का मतलब 3 हो गया, चतुर्भुज का मतलब कितने होते हैं, 4। तो अब हम चलते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आपको चतुर्भुज के चारों कोणों को जो कितना होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये तो चक्रीय हो गया। अब आपको चक्रीय में ही चलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या आमने सामने कोण। तो तीसरा पॉइंट क्या है, चक्रीय, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जरा ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख के हम यहाँ लिख देते हैं कोष्ठ में आमने सामने, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो।
तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, जरा ध्यान दीजिएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। अगर आपके दिमाग में चलता हो कि गुरुजी आप तो यहाँ बता रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय में 4 ना होना चाहिए, तो 4 कोणों का योग तो आपने यहाँ 360 दिया, तो आप यहाँ 180 कैसे लिख दिए? तो देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख मतलब उसके आमने सामने, देखो यहाँ पर पोस्ट में लिख दिए आमने सामने, उसके सामने का कोण। तो यदि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 360 होगा, तो उसके दो कोणों का जो कितना होंगे 180, तो उसके अगला दो कोणों का जो कितना होंगे 180, तो 180 में 180 जो कितना हो जाएंगे 360 डिग्री। तो ये हमारा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट नंबर 4 में। ये पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं? तो पॉइंट नंबर 4 बोलता है समपूरक कोण। अब आइए यहाँ पर आ गया समपूरक, तो सम मतलब होता है जोड़ा, पूरक मतलब होता है 90, यानी दो समपूरक कोणों का योग कितना होगा? तो 90 90 जोड़िए, तो 90 में कितना जाएंगे 180। तो यहाँ पर लिखेंगे समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको ज्यामिति पर आधारित प्रश्न है, ये आपको ज्यामिति पर आधारित प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है? अब हम चलते हैं आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न क्या बोलता है ये जरा ध्यान दीजिएगा। आयु संबंध प्रश्न। अब ये बोलता है कि आयु से जो संबंध होंगे उस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे? तो देखिए आयु से जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें कभी कभी बोलता है पिता पुत्र, पिता पुत्री, या कभी कभी बोलता है कि दो आदमी के बीच बोलता है, कभी सोनू के बीच बोलता है, कभी नूरी के बीच बोलता है, कभी जैकब के बीच बोलता है, कभी जैकब के पिता के बीच बोलता है, यानी जो भी दे एगरा वगैरह मान लेते जो देता है नाम देता है, तो आप उसमें आयु संबंधित प्रश्न देगा। तो आयु संबंधित प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा? तो वहां पर देखिएगा आयु संबंधित प्रश्न जब भी देगा ना, दो व्यक्तियों के बीच देगा। कितने व्यक्तियों के बीच देगा? दो व्यक्तियों के। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए, हल करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? वर्तमान उम्र, जरा ध्यान दीजिएगा, वर्तमान उम्र x और y माने, x और क्या माने बाबू? y। यानी आयु संबंधित जब भी प्रश्न दे कितने व्यक्तियों के बीच देगा? दो व्यक्तियों के। और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप उनकी वर्तमान उम्र को, जो दो व्यक्ति देता है उनके वर्तमान उम्र को, अब दो व्यक्ति देगा ना, तो आप देखिएगा सबसे पहला जो नाम देगा वो याद रखना वो बड़े होते हैं। सबसे पहले जो नाम देता है ना वो बड़े होते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसको आप मानिएगा x, उसके बाद जो व्यक्ति मिले उसको आप मानिएगा भाई, जैसे मानिए पिता और पुत्र, तो मानिएगा माना कि पिता की उम्र बराबर, मानिएगा माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, पिता के वर्तमान उम्र को क्या मानिएगा? x वर्ष, तथा पुत्र बोले पुत्री बोले उसके वर्तमान उम्र को आप क्या मान लीजिएगा? y वर्ष। अब इस प्रश्न में क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक नंबर बता रहे हैं, एक नंबर करके। इस प्रश्न में बोलता क्या है? इस प्रश्न में बोलता है बाद, पश्चात, पूर्व, पहले। अब ऐसे क्वेश्चन देकर के बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो देखिएगा बोले बाद बोले या पश्चात बोले, बाद बोले या पश्चात बोले, तो आप पता है क्या कीजिएगा? मान लीजिए बाद बोलता है, पश्चात बोलता है, कितना वर्ष बाद बोलता है, कितना वर्ष पश्चात बोलता है। मान लेते हैं आपको हम बाद और पश्चात के बारे में बताने चल रहे हैं, तो इसमें क्या बोलता है? कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष बाद बोलता है, तो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो पिता बोलेगा पुत्र बोलेगा दोनों बोलेगा, तो 5 वर्ष बाद बोलेगा, तो 5 वर्ष बाद मतलब उसमें ऐड कर देना। समझ में आ गया ना? 5 वर्ष बाद बोले तो उसमें जोड़िएगा। 10 वर्ष भी बोले, मान लेते क्वेश्चन बोले कि नहीं 10 वर्ष बाद, चलो इसमें 10 जोड़ देंगे। बोल दे नहीं 20 वर्ष बाद, चलो इसमें आप 20 वर्ष जोड़ दो। बोलिए किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। अब ये हमने बाद और पश्चात के बारे में बोला,
तो बाद और पश्चात दे तो क्या कीजिएगा, जुड़िएगा। याद रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है पूर्व। पूर्व बोलता है और पहले बोलता है। तो पूर्व और पहले की जैसे ही चर्चा हो घटाइएगा। पूर्व और पहले की जैसे ही चर्चा हो क्या कीजिएगा, घटाइएगा। बोलता है 5 वर्ष पूर्व। अब आइए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बोलता है, तो लो ना y-5 उतना वर्ष हो गया। 5 वर्ष पूर्व यहाँ हो गया। बोलता नहीं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बोलता है, तो 5 वर्ष पहले भी बोले तो इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे, उतना वर्ष हो गया। जिस तरह से यहाँ पर बाद बोलता है पश्चात, जैसे मान लीजिए 20 वर्ष बाद, तो हमने जोड़ दिया। क्वेश्चन बोले नहीं 20, यहाँ बोल दिया क्वेश्चन की 20 वर्ष पश्चात, तो क्या करोगे, 20 वर्ष पश्चात बोले तो यही तो हो गया ना, x + 20 हो गया। यानी कि आप अपने दिमाग में इतना रखिएगा, बाद बोले पश्चात बोले जुड़िएगा, और पूर्व बोले पहले बोले तो घटाइएगा। ये अपने दिमाग में रखिए। अब बोलता है क्या इसके आगे प्रश्न, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम सबसे पहले नूरी को x मानेंगे। नूरी को क्या मानेंगे, x मानेंगे। और फिर बोलता है सोनू की आयु की, तो अब यहाँ नूरी और सोनू है, तो हमने नूरी को माना x और सोनू को माना y। अब देखिए आपका प्रश्न कैसे बनेगा, जो चरण नंबर 2 में बताए थे कि कथन के अनुसार जैसा बोले वैसा आप समीकरण बनाइएगा। तो आप चलिएगा प्रश्न से, तो नूरी का उम्र को आप माने क्या हो, x, और सोनू का उम्र को क्या माने हो, y। एक है x वर्ष और एक है y वर्ष, ये दोनों का वर्तमान उम्र है। बोलता है 5 वर्ष पूर्व, दोनों को बोलता है 5 वर्ष पूर्व। सोनू भी बोलता है, नूरी भी बोलता है, बोलता है 5 वर्ष पूर्व। अब इसमें देखो पूर्व का मतलब यहाँ घटाव है। पूर्व का मतलब क्या है, घटाव। तो नूरी की आयु, तो अब नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होंगे, x - 5 वर्ष, इसकी वर्तमान उम्र हो गई। फिर बोलता क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो अब देखो सोनू जो है, अब यहाँ पर हम सोनू को क्या माने हैं, तो सोनू भी तो 5 वर्ष घसकेगा ना, वो भी तो 5 वर्ष भागेगा नहीं ना, वो भी घसकेगा। तो सोनू को हम y माने हैं, तो इसमें से 5 घटा दो। अब हमारा समीकरण बनता क्या है, अब बोलता है कि सोनू और नूरी दोनों को हम बराबर करते हैं। नूरी की आयु को और सोनू की आयु को दोनों को बराबर करो, तो देखोगे नूरी की आयु यहाँ पर क्या है, x - 5, और सोनू का आयु क्या है, y - 5। अब देखिए यहाँ पर कथन, यहाँ पर बोलता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के कई गुनी थी, 3 गुनी थी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब गुना करोगे किसमें, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, तो आपके दिमाग में चलता है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर गुना कर दीजिएगा नूरी में, पता चलेगा आपको क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, याद रखिएगा इसको। आपको जब भी 2 पर्सन मिले, कितने पर्सन मिले बाबू, 2, एक को आप बड़े वाले को मानिएगा x, जो भी उसमें आपको बड़ा नजर आता है उसको x मानिएगा, या जिसका नाम पहले आता है उसको x, और जिसका नाम बाद में आता है उसको आप y मानेंगे। तो जब x और y मान लोगे, तो याद रखना जब भी गुना करने के लिए बोले, जितना गुना बोले, 5 गुना 10 गुना 20 गुना, कितना हो गुना आयु का क्यों ना बोले, याद रखिएगा x में कभी गुना नहीं कीजिएगा। जब भी गुना कीजिएगा, 3 गुना बोलता है ना, तो y में गुना कीजिएगा। मान लिया अगर ऐसे होगा तो पिता और पुत्र के बारे में देगा, तो आप क्या कीजिएगा, पिता को मानिएगा x, पुत्र को मानिएगा y। अब बोलता है कि पिता पुत्र से 5 गुना ज्यादा है, तो मान लीजिए कि x इसी में गुना कर दीजिएगा, तो आगे समीकरण 1 समीकरण 2 दो समीकरण बनेगा। जब हल कीजिएगा तो पता चलेगा पिताजी हो जाएंगे छोटे, अब वो जो आपका पुत्र जो उनका होगा ना वो जाएगा बड़ा। क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी गुना कीजिएगा किसमें, x में नहीं, गुना कीजिएगा y में। तो यहां से आपका बनेगा समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार आगे क्या बोलेगा, फिर इसी प्रकार बोलता है 10 वर्ष पश्चात, हम पश्चात में बोले जोड़ना है, तो 10 वर्ष पश्चात, तो हम नूरी को क्या माने हैं, x, यहाँ x माने हैं, तो x + 10 हो गया। अब इसके फिर यहाँ पर सोनू को आयु कर दो। अब इसके लिए क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगुनी है, तो y + 10 दुगुनी है, y में गुना कर दो। समीकरण यहाँ से 2 निकल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब आपको जो विधि मन करे, हम चरण नंबर 3 यहाँ लिखाए थे, बताए भी हैं
कि जो आपको विधि अच्छा लगे, प्रतिस्थापन अच्छा लगे प्रतिस्थापन, विलोपन अच्छा लगे विलोपन, दोनों विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो आपको वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, समय दूरी संबंधित प्रश्न क्या बोलता है। अब प्रश्न बोलता है समय दूरी, जरा ध्यान दीजिएगा, समय दूरी संबंध प्रश्न, यानी समय दूरी संबंध प्रश्न को कैसे हल करोगे, इसको भी आप जरा सीख जाओ। और प्रश्न, तो ये समय दूरी संबंध प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा, हल करने की सबसे बड़ी तरीका क्या है, ये हम आपको जितना भी आपको बताए हैं, कम से कम 5-7 विधियां बताए होंगे, आप इस सारे विधि को ध्यान से एक बार देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे, वैसे 5-7 क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में लोगे, एकदम पूरा VVI, जो आपको लगेगा जो हाँ बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ बोलता है कि समय दूरी संबंध, समय दूरी संबंध क्या होता है, इसके लिए जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले 1 नंबर में आप सूत्र याद रखो कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है। तो चाल बराबर सूत्र सब कोई जानता है कि दूरी बटा समय होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, दूरी बटा समय। अब यहाँ इसी को लिख सकते हैं, दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, तो दूरी बराबर सूत्र ये हो जाएंगे चाल गुने समय। खूब ध्यान से देखना बाबू, बड़ा मजा आएगा तुमको क्वेश्चन ये समझने में, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ अब इसी को आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकाल दिया, पता है क्या निकाला, चाल निकाला, दूरी निकाला, तो इसमें तीसरा एक और बचा हुआ है, क्या बच गया, समय। तो अब इसमें आप निकाल दीजिए समय बराबर सूत्र क्या होगा। तो अब देखिए, चाल के जगह पर समय जाएगा, समय के जगह पर चाल आएगा, कहानी खत्म हो गई आपको यहाँ से। यानी कि दूरी बराबर समय निकाल रहे हो ना, तो अब इसके बटा में क्या आ जाएंगे, चाल आ जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। अब प्रश्न बोलता क्या है, सवारी गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी है, तो सवारी गाड़ी होगा, एक्सप्रेस गाड़ी होगा। तो अब बोलता है कभी कभी कि सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी, तो एक्सप्रेस गाड़ी अधिक समय लेता है, सवारी गाड़ी कम समय लेता है। अब बोलता क्या है, सॉरी नहीं, ये पॉइंट हम गलत बता दिए। एक्सप्रेस जो है वो सबसे कम समय लेता है, लेकिन सवारी जो है वो ज्यादा समय लेता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम ऐसे प्रश्न को जब भी हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन देता है, इसमें हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन बोलता क्या है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब कहने का मतलब है कि जरा इसमें आप देखिएगा, रूही जो है दूरी तय करती है कितना, तो रूही जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सूत्र जरा ध्यान से देखिएगा, रूही नाम की कोई लड़की है जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें देखिएगा, दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस, तो पहले आया रेलगाड़ी बाद में आया बस, तो रेलगाड़ी को मानो x और बस को मानो y, कहानी खत्म। हमने रेलगाड़ी को क्या माना, x, और बस को क्या माना, y। अब बोलता क्या है कि रूही 300 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए, अब रूही नाम की जो लड़की है वो 300 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए बोलता क्या है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यहाँ देखिएगा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से वो अपना दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो अब यहाँ देखो दूरी, यहाँ क्या है, दूरी, खूब ध्यान देखिएगा। हमने सबसे पहले किया क्या है कि सबसे पहले हमने मान लिया है कि माना कि, मैं इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझिएगा। माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वह रेलगाड़ी जो है 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाती है, ये देखिएगा। तो बोलता क्या है तथा, अब रेलगाड़ी के बाद बच क्या गया, बस, तो बस की चाल को हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब बोलता क्या है प्रश्न से कि रूही अपने घर जाने के लिए, देखिएगा यहाँ कितना मजा आएगा, रूही घर जाने के लिए 60 किलोमीटर यानी दूरी तय करती है ना,
तो 60 किलोमीटर उसका दूरी हो गया बटा अब वह किस चाल से चल रही है, तो रूही जो है 60 किलोमीटर बस सॉरी ये रेलगाड़ी से जाती है तो उसका चाल हो गया एक साथ साथ दोनों जुटेंगे। पहले तो रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी चलने के बाद कुछ दूरी पर जाकर उतर गई, वहां से बस का प्रयोग की तो अपने घर गए, दोनों जुटेगा ना, रेलगाड़ी और बस दोनों का चल जुट जाएंगे, दोनों का दूरी जुट जाएंगे प्लस अब जुट जाएगा। अब बोलता है क्या, फिर मेरा प्रश्न बोलता है कि अपने घर जाने के लिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष जो बचता, अब देखो 300 में से तो 60 वो तो रेलगाड़ी से तैयारी चलिए, अब 300 में से 60 निकला कितना बच गया, 240 बच गया। तो 240 दूरी जो है वो बस से जाती है, हमने माने हैं कि कितना बस। अब बोलता क्या है यहाँ पर प्रश्न, और यहाँ प्रश्न बोलता है उसको समय लगा कितना, तो कितने घंटे उसको लगते हैं समय, या देखो टाइम, यानी ये हो गया आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 होगा, इसके आगे समीकरण 2 होगा। आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नाव धारा संबंधी प्रश्न। अब आगे क्या बोलता है, नदी नाव धारा संबंध प्रश्न। अब नदी नाव धारा संबंध प्रश्न कैसे बनाएंगे, यदि नदी हो धारा हो और नाव हो, तो नदी में धारा यानी कि नाव, वो नाव जो होगा वो नदी के कभी बोलता है विपरीत, कभी बोलता है अनुकूल, विपरीत यानी प्रतिकूल और विपरीत दोनों, प्रतिकूल और विपरीत दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद बोलता है अनुकूल। तो बोलता क्या है कि नदी नाव संबंध, तो नदी नाव संबंध प्रश्न को क्या कीजिएगा, तो जब भी ऐसा प्रश्न बोले तो पता है क्या कीजिएगा, यदि स्थिर जल में, यदि बोले कि नहीं स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, तो याद रखिएगा यहाँ बोलता है स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल को आप मानिएगा, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर तो हमने बताया आपको कि नदी धारा नाव संबंधित प्रश्न में स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में नाव की चाल को आप मानिएगा 1 किलोमीटर पर आवर, आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर या प्रति आवर, यानी कि 1 घंटा में स्थिर जल में वो नाव की चाल कितना दूरी तय करेगी, ये आप मान लिया। तथा ये तो हम आपको बताए स्थिर जल में, अब स्थिर जल में नाव की चाल को हमने 1 किलोमीटर पर आवर माना, तो धारा में नाव की चाल क्या होगी, तो लिखेंगे तथा धारा में नाव की चाल, तो जब धारा में नाव की चाल बोले तो आप यहां पर इसको मानिएगा वाई किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो धारा की जो चाल होगी वो 1 घंटा में वाई किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। अब प्रश्न मेरा बोलता क्या है, याद रखिएगा, अब जब भी प्रश्न बोले तो उस प्रश्न के अनुसार हम आपको दोनों समीकरण के लिखते हैं। पहला प्रश्न बोलता क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब देखिएगा ध्यान से, बोलता है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब देखिएगा धारा के अनुकूल नाव की चाल, यहाँ देखिए, यहाँ पर रोकते हैं, समझाएंगे उसके बाद बताएंगे। फिर अगला दूसरा क्या बोलता है, धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के विपरीत, देखिएगा धारा के विपरीत, पोस्ट में हम लिखते हैं बाबू यहाँ पर प्रतिकूल, धारा के विपरीत या प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, यहाँ देखिएगा एक में जुटेंगे एक में घटेंगे, कहाँ जुटेंगे कहाँ घटेंगे, यहाँ बोलता है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल तो x प्लस वाई दोनों चाल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे 1 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर क्या होंगे विपरीत या प्रतिकूल, इसमें क्या होंगे घट जाएंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। आइए हम आपको समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से होगा। तो
कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए कि ये नदी है, खूब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा नदी है, ये नदी में हमारा धारा हो गया, जल हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ नाव चल रही है, क्या चल रही है, नाव। अब देखिए कि ये नाव जो है उस नदी में, मान लीजिए पानी का बहाव इधर है, पानी का बहाव इधर है, तो यदि ये नाव जो है इसी दिशा में चलेगी, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में यदि नाव चलेगी, तो मान लेते हैं कि दो नाव है, पहला नाव इसको मान लिए ए, दूसरा नाव को हमने मान लिया बी। अब दोनों नाव को यदि एक ही दिशा में चलाते हो, तैराते हो, तो एक ही दिशा में जब दोनों नाव को छोड़ोगे, तो याद रखिएगा, एक ही समय से एक ही दिशा में जब दोनों चलेंगे, तो हो सकता है एक नाव जो होगा आगे होगा और एक नाव जो होगा पीछे होगा। यहाँ दोनों में देखिए दूरी घट रही है, यहाँ दोनों में दूरी क्या हो रही है, घट रही है, एक आगे है तो एक पीछे। कभी कभी होता क्या है कि इधर से पानी की बहाव है, ध्यान दीजिएगा, तो पानी की बहाव है तो ए नाव जो है इधर से जा रही है और बी नाव जो है उधर से आ रही है। दोनों नाव, इसको बहाव की तरफ यदि ये नाव चलती है तो थोड़ी तेजी में चलेगी, लेकिन इसके जस्ट उल्टा यदि चलता है, जिधर से बहाव है उधर तैरती है, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसको। लेकिन दोनों नाव देखिएगा एक जगह कहीं ना कहीं ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जहां वो मिलते हैं वो धारा के अनुकूल होते हैं, जहां मिलते हैं वो धारा के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। इसीलिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जहां वो नहीं मिलते हैं, उनकी दूरी आगे पीछे होती है, वहां क्या होते हैं, घटते हैं, इसीलिए y किलोमीटर पर। और ये हमारा हो गया नदी नाव धारा संबंध प्रश्न। अब हम आपको बताने चलते हैं इसी में अगला प्रश्न क्या होता है, उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिएगा। आगे हम चलते हैं दूसरा, समय कार्य पर संबंधित प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, समय कार्य संबंध प्रश्न। अब समय कार्य संबंध प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। कभी कभी बोलता है क्या है कि एक 5 महिला किसी काम को 3 दिन में करता है, तो 4 पुरुष उसी काम को 2 दिन में करता है। तो बोलता है कि 5 महिला 4 पुरुष किसी काम को साथ साथ, 5 महिला 4 पुरुष किसी काम को साथ साथ 2 दिन में करता है, तो समीकरण 1 हो गया। अब बोलता क्या है कि किसी काम को, तो समय कार्य संबंधित प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न मिलता, पता क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले लिखिएगा यदि ए किसी कार्य को, देखिएगा मैं बता रहा हूं, यदि यदि ए किसी कार्य को, कहने का मतलब है कि ए जो है किसी भी कार्य को, यानी किसी भी काम को, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, एक किसी भी काम को कितना दिन में करता है, x दिन में, तो यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, x दिन में करता है, तथा तथा बी किसी काम को, तथा बी किसी कार्य को y दिन में करता है, जरा ध्यान दीजिएगा, y दिन में करता है। हमने बोला कि ए जो आदमी है, ए जो है वो किसी काम को x दिन में करता है, तो बी जो है उसी काम को, यहाँ देखिएगा, बी किसी काम को y दिन में करता है। अब जब भी आपको समय कार्य संबंधित प्रश्न मिले, तो वहां पर आपको 2 आदमी जरूर मिलेंगे, कभी महिला मिलेंगे तो पुरुष मिलेंगे, तो आप महिला जिसका नाम दे, महिला का नाम दे तो महिला को क्या मानिएगा, x, क्योंकि यहाँ बोलता है ए किसी काम को x दिन में करता है, तो हमने एक माना कि ए का कार्य बराबर x दिन, हमने मान लिया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ए का कार्य बराबर कितना दिन, x दिन, तथा बी का कार्य बराबर कितना दिन, y दिन। अब ए के कार्य x दिन, बी का कार्य y दिन, यानी कार्य यानी काम, दोनों काम x दिन और y दिन मान लिए, तो बोलता है कि दोनों जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बनाने से सबसे पहले प्रश्न क्या बोलता है, अब प्रश्न बोलता है ए, प्रश्न बोलता है क्या है कि ए एक दिन में, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में, जरा ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में, ए एक दिन में, तो ए एक दिन में जो कार्य करेगा ना,
वो करेगा 1/x कार्य का भाग करेगा। समझ में आ गया? कार्य का भाग या भाग का कार्य लिख यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा, भाग्य कार्य करेगा, भाग्य कार्य करेगा। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, x दिन में करता है। तो जब ए किसी काम को x दिन में करता है तो ए का एक दिन, ए का कितना दिन, एक दिन, यानी उसके एक दिन यानी 1/x भाग में करता है। कहने का मतलब है कि 5 महिला किसी काम को, 5 महिला और 4 पुरुष। अब कहने का मतलब है कि महिला की संख्या बोलता है 5 और पुरुष की संख्या बोलता है 6। मैंने मान लिया, तो माना कि महिला की संख्या x और पुरुषों की संख्या 6। अब बोलता है कि सॉरी, पुरुषों की संख्या y। अब बोलता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोलता है कि महिला जो है, 5 महिला किसी काम को x दिन में करता है। तो 5 महिला वो काम किया x, अब वो कितने दिन में करता है, x दिन में करता है, तो 5/x साथ साथ करता है। वो महिला और पुरुष दोनों साथ साथ करते हैं, मतलब दोनों जुटेगा। अब इसमें आप पुरुषों की संख्या कितनी है, 6। तो ये क्या लिखे हुए हैं कि बी किसी कार्य को y दिन में करता है। तो यहाँ बोलता है कि 6 पुरुष जो है इसी काम को y दिन में करता है, 6/y। अब उसका दिन लगता कितना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना दिन लगे। मान लीजिए 4 दिन लगता है तो 1/4, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 बनेंगे। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ए एक काम को 1/x भाग का कार्य करेगा तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा बी एक दिन में, बी जो है, बी एक दिन 1/y भाग कार्य करेगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक आपको किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब बोलता है कि ए और बी, मेरे पास कितने आदमी है, प्रश्न संख्या कितनी है, 2। एक है ए, जो ए किसी काम को एक दिन में करता है तो 1/x भाग हो गया, और बी एक दिन में कार्य करता है तो 1/y भाग हो गया। अब दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेगा, ये देखिएगा। तो अब यहाँ बोलता है कि दोनों मिलाकर के, दोनों मिलाकर एक दिन में कार्य। अब बोलता है कि दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम कर, तो दोनों मिलाकर के, तो ए का दिन है 1/x प्लस बी का दिन है 1/y। तो दोनों कार्य करेगा, दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या हो जाएंगे, xy। x से x कट गया, y बचा, और y से y कट गया, x बचा, यानी कि x यहाँ पर हम लिख सकते हैं y प्लस x, या इसी को आप एक लाइन बढ़ाओगे तो x प्लस वाई बटे xy दिन में हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा। और इतने दिन में हमारा कार्य करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए। हमने आपको जितने भी संबंधित प्रश्न बताए हों, आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, याद देखिएगा, समझिएगा। याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है कि कहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे। आप इसको समझिए, जहां आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब वहां पर जरूर देंगे। आपके लिए इतना ही। अब इसी पर आपको जो हम जितने भी आज आपको संबंधित प्रश्न बताए हैं, कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कम से कम 7 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो VVI आपको देखने से ही लगेगा कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा, बनाइएगा। और आप लोग आज के दिन यहीं तक हम इन करते हैं। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा एक बात आपको कहना हम भूल गए, आपको बोल देते हैं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आता हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जब अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इसमें घंटी का निशानी होती है, वो घंटी को जैसे ही आप दबाओगे ना, बेल आइकॉन जिसको बोला जाता है, उसको दबाओगे तो जो मेरे जितना भी मेरा वीडियो बनेगा ना, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इतना ही तक।